हेलो गाइस, स्वागत है आपका एजुकेशन टू लर्न में। दोस्तों, हम बिजनेस स्टडी की चैप्टर नंबर 6 में बात कर रहे थे। हमने ऑलरेडी इसकी 2 क्लास कर रखी है। अब ये तीसरी क्लास है। यहाँ पे हम बात करते हैं निर्देशन और प्रतियाचन की विधियां क्या होती हैं, सेंसर एंड सैंपलिंग की विधियां। जैसे आप देख सकते हैं, सैंपलिंग क्या होती है। सैंपलिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें जनसंख्या या पॉपुलेशन समग्र का केवल एक भाग सैंपल या नमूना के रूप में चुना जाता है, जो पूरे जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाया जा सके। हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसमें यह सैंपलिंग जो होती है उसमें एक टेक्निक है जिसमें हम क्या नाम है कुछ सैंपल लेते हैं, उसके दो बेस पे हम अनुमान लगाते हैं कि ये सब जो डेटा होता है, जैसे कुछ हमारे पास जैसे डेटा रखे हुए हैं, जैसे ऐसे समय कुछ गांव की जनसंख्या है, वहां पे 10, 20, 50 व्यक्ति जो भी हैं वो किस प्रकार की हैं, ऐसे उसमें से हम डेटा ले लिए, कुछ डेटा ले लिए। अब पता कर सकते हैं कि वहां के व्यक्ति की संख्या कितनी है, कैसे है, वो अच्छे हैं, बुरे हैं, मेल कितनी है, फीमेल कितनी है, बच्चे कितना है। तो इस तरीके से सैंपलिंग के थ्रू हम पता कर सकते हैं। सैंपलिंग की दोस्तों जो ये विधियां हैं वो 2 प्रकार की है। एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, संभाव्यता कह सकते हैं, और दूसरी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, असंभाव्यता। जो संभाव्यता है, यहाँ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में देखिए 5 भागों में हमने बांट रखा है। जैसे लॉटरी या रैंडम नंबर से चयन करते हैं, हर हर केवे सदस्य का चयन एक प्रणाली के द्वारा चयन करते हैं, जनसंख्या को वर्गों में बांटकर नमूना ले लेते हैं, या समूह जैसे गांव चुनकर सर्वे करना कई चरणों में। इंग्लिश में बात करें तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग होता है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग होता है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होता है, क्लस्टर सैंपलिंग होता है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग होता है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में देख सकते हैं आप, एक सुविधा नमूना होता है, कन्वीनियंस सैंपलिंग होता है, जजमेंट सैंपलिंग होता है जिसे निर्णयात्मक नमूना कहते हैं, एक कोटा सैंपलिंग होता है जिसे कोटा नमूना कहते हैं, एक स्नोबॉल सैंपलिंग जिसे स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। आइए हम डिटेल में ये सब जो विधियां हैं इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है दोस्तों आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सरल यादृच्छिक नमूना। इसकी परिभाषा के बारे में समझते हैं क्या होते हैं। यह नमूना वह विधि है जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने का समान अवसर मिलता है। इसमें क्या होता है, पक्षपात की भावना नहीं रहती कि केवल इसी को चुन सकते हैं। उसको जो हम नमूना लेते हैं उसमें सारे जो डेटा होते हैं, जैसे एक पासा है तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं, तो उसमें सारे पासे के अंदर जितनी गिनतियां सबके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उस तरीके से कह सकते हैं हम कि ये वह विधि है, इसमें समान अवसर मिलता है, सबके आने के चांसेस होते हैं। देखिए 2 राइटर हैं, राइटर क्या कहते हैं इसके बारे में, उन्होंने बताया, बाउले हैं, उन्होंने बताया है कि यादृच्छिक नमूना वह है जिसमें प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर मिलता है। इन्होंने वही बताया कि जो हम इकाई चुनते हैं उसमें सभी को समान अवसर मिलता है। आइए विशेषताएं के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे प्रत्येक इकाई को समान अवसर मिलते हैं, यह पक्षपात रहित है, इसमें ये नहीं होता है कि केवल एक ही पासे को आने के चांसेस है, इसमें सबको समान अवसर मिलता है, यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह एक प्रतिनिधि नमूना है। अब हम बात करते हैं मेथड के बारे में, क्या क्या विधियां होती है इसमें, कैसे कैसे हम इस जो नमूना होता है इसको हम कैसे कैसे देखते हैं, करते हैं। जैसे लॉटरी विधि द्वारा हम कर सकते हैं, जैसे 100 छात्रों में से 10 की लॉटरी से चुनना। अगर 100 छात्रों का हम लॉटरी करते हैं तो उसमें 10 को लॉटरी से चुनना, तो उसमें समान अवसर मिलते हैं। और दूसरा है रैंडम नंबर टेबल का, जो यानी संख्या विधि द्वारा रैंडम नंबर टेबल बनाकर हम उपयोग करते हैं। थर्ड जो होती है कंप्यूटर विधि होती है, या एक्सेल रैंडम सिलेक्शन होती है। आइए इसके लाभों के बारे में बात करते हैं। लाभ, यह सरल होता है और आसान होता है, सिंपल वे में होता है, एकदम सिंपल इजी होता है। ये पक्षपात रहित होता है, इसमें पक्षपात की कोई वो नहीं होती है, सबको समान अवसर दिए जाते हैं। इसके जो एक्यूरेसी होते हैं वो बिल्कुल सटीक होते हैं, यह वैज्ञानिक विधियां हैं। हानि के बारे में बात करें तो जो हानियां हैं वो है, बड़ी जनसंख्या के लिए कठिन है, अगर कहीं जनसंख्या वगैरह के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं तो यह विधि उपयुक्त नहीं है। पूरी सूची आवश्यक होती है, पूरी सूची आवश्यक होती है, और समय अधिक लगता है, इसमें समय भी अधिक लगता है।
उपयुक्तता की बात करें, सुटेबिलिटी की, तो यह छोटी जनसंख्या में प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। समान प्रकार की जनसंख्या में प्रयोग कर सकते हैं, शैक्षणिक सर्वेक्षण में प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब दूसरे मेथड की बात करते हैं, सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होता है, प्रणालीगत नमूना। यह विधि एक ऐसी विधि है जिसमें जो सिस्टमैटिक सैंपलिंग इज अ मेथड ऑफ इन विच सैंपल आर सिलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन आफ्टर अ रैंडम स्टार्ट। बात करते हैं दोस्तों, तो प्रणालीगत नमूना वह विधि है जिसमें पहले एक इकाई को यादृच्छिक मतलब निश्चित रूप से चुना जाता है और फिर निश्चित अंतर पर अन्य इकाइयों को चुना जाता है। जैसे एक इकाई को चुन लिए, उसके बाद फिर एक निश्चित इकाई के बाद दूसरी इकाई को चुनेंगे। आइए हम राइटरों की पर से समझते हैं कि राइटर ने क्या परिभाषा बताया है। राइटर है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड दोस्तों, कॉर्कन है। कॉर्कन क्या बताते हैं, इस विधि में जनसंख्या से प्रत्येक केवी इकाई का चयन किया जाता है। फॉर्मूला देख सकते हैं, जैसे हम सैंपलिंग इंटरवल का k इक्वल n बाई एन। एन यहाँ पे जो है जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है और जो स्मॉल n है वह सैंपलिंग या नमूना को बताता है और k इंटरवल को बताता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा आप समझते हैं, जैसे पॉपुलेशन n है जो 1000 है, सैंपल कितना है, n लोगों का लिया गया जो कि 100 लोगों का है। अगर हम k में 1000 में 100 का भाग देते हैं तो 10 आता है। अब हर व्यक्ति 10वें व्यक्ति को चुना जाएगा। कहने का मतलब इसमें हम हर 10वें व्यक्ति को प्राथमिकता देते हैं, 5, 15, 25, 35, 45। तो कहने का मतलब हम हर गैपिंग जो होती है उस पे चुनते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, यह निश्चित अंतराल पर आधारित होती है, यह इसकी विशेषताएं हैं। यह सरल विधि होती है, यह जनसंख्या सूची में आवश्यक होती है और यह कम समय लगती है। इसका प्रयोग में कम समय लगता है। लाभ की बात करें तो हम, ये सरल और आसान होता है, इस मेथड्स के थ्रू हमारे समय की बचत होती है, यह कम खर्च वाली प्रणाली है, यह प्रतिनिधित्व जो होता है इसका अच्छा होता है। हानियों की बात करें तो यह जनसंख्या में पैटर्न हो तो उपयुक्त नहीं है, यह यदि जनसंख्या काफी हो तो वहां पे यह विधि उपयुक्त नहीं है। पूरी सूची आवश्यक होती है, इसलिए यह उपयुक्त नहीं है। पक्षपात की भावना इसमें होती है, इसमें पक्षपात की भावना ये होती है कि हो सकता है कि मे भी इस टेक्निक के थ्रू हर 5वें या 10वें व्यक्ति को ही मिले, बीच के और लोगों को छोड़ दिया जा सकता है। उपयुक्तता की बात करते हैं, सुटेबिलिटी क्या होती है, यह बड़ी जनसंख्या में प्रयोग कर सकते हैं इसका, तो इसका लाभ मिलेगा। यह जब सूची उपलब्ध हो तब इसका प्रयोग करते हैं, इंडस्ट्रियल सर्वे में इसका प्रयोग करते हैं, गुणवत्ता नियंत्रण में। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग या स्तरीकृत नमूना। बात करें तो हम परिभाषा की, स्तरीकृत नमूना वह विधि जिसमें जनसंख्या को समान गुणों, वर्गों या वर्गों या स्ट्राटा में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक वर्ग से नमूना लिया जाता है। जैसे इसको पहले डिवाइड करते हैं, जैसे कुछ विद्वान हैं डब्ल्यू जी कॉरन, उनके हिसाब से देखिए वो क्या बताते हैं। वो बताते हैं जनसंख्या को विभिन्न स्तरों में विभाजित करके प्रत्येक स्तर से नमूना लिया जाता है। और एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, जैसे एक कॉलेज में कुल 1000 छात्र हैं, उसमें 600 लड़कियां हैं, या सॉरी 600 लड़के हैं, 400 लड़कियां हैं। यदि 100 का नमूना लेना है तो हम 60 लड़के और 40 लड़कियों का लेंगे। इसे ही स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं, मतलब एक निश्चित अनुपात में लेते हैं हम, जैसे हम कह सकते हैं जो भी हो निश्चित अनुपात में लेते हैं, गुण धर्म या जिस हिसाब से, तो ये स्ट्रेटिफाई हो गई। विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, जनसंख्या को वर्गों में बांट सकते हैं, इसमें इसकी विशेषताएं हैं, इसमें प्रत्येक वर्ग समान होता है, हर वर्ग से नमूना लिया जाता है और यह एक वैज्ञानिक विधि है। मेथड्स की बात करें तो इसमें दो प्रकार की मेथड्स प्रयोग में ले जाते हैं, एक समानुपातिक और एक असमानुपातिक। लाभ के बारे में बात करें तो यह अधिक सटीक जानकारी हमें देता है या लाभ देता है, यह उचित प्रतिनिधित्व करता है, यह वैज्ञानिक प्रणाली है, बड़ी जनसंख्या के लिए यह उपयोगी होता है। हानियों की बात करें तो यह एक कठिन विधि है और अधिक जानकारी की आवश्यकता होती है, इसमें इसमें समय भी अधिक लगता है। सुटेबिलिटी की बात करते हैं तो असमान जनसंख्या में
जिससे जहाँ जनसंख्या असमान है वहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं। शैक्षणिक सर्वेक्षण है वहाँ प्रयोग कर सकते हैं। आय समूह को, अगर आय के जो समूह है उसको आय के बेस पे अगर करना है तो वो कर सकते हैं। इनकम के थ्रू सामाजिक सर्वेक्षण होता है। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो तो बहुत लोग वीडियो देख नहीं पाते हैं क्योंकि समय नहीं मिलता है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, चौथी क्लास लेके आएंगे। और दोस्तों आपको जो ये वीडियो है ये रेगुलर मिलेगा। आप उसके लिए ये नहीं सोचिए कि 2 दिन वीडियो अगर नहीं आई किसी कारणवश तो वीडियो नहीं आएगा, सर इतना ही पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग जो स्टार्ट किए हैं, हम स्टैटिक्स आपको पूरी कवर कराएंगे, उसके बाद अकाउंट्स भी कवर कराएंगे साथ में ही। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, जो भी बीकॉम एमकॉम या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करें दोस्तों बेल आइकन पे, जिससे क्या है कि आपको कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ी सी समय ले रहे हैं और आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि यदि आप बीकॉम या एमकॉम या यूजीसी की नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर अभी हम प्रोवाइड करवा देंगे। अभी तो इसमें प्रोवाइड नहीं, तो आप लिंक में देख सकते हैं, वहाँ से हमारे मोबाइल नंबर वगैरह ले सकते हैं। फेसबुक पे भी है, व्हाट्सअप पे भी है। हमारे व्हाट्सअप पे चैनल पे जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसका रॉ मटेरियल दिया जाएगा आपको। और दोस्तों बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।